ध्यान रखिएगा, मुझे ये टॉपिक ज्यादा आता नहीं, आपको ठीक आता है। हीमोस्टेसिस का मतलब, हीमो का मतलब ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉपेज। ध्यान रखिएगा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई खून है उसको रोकने की प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? सर मैं फरवरी में कोर्स लूंगी, रिकॉर्डेड मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, टेंशन नहीं, ऑफर नहीं मिलेगा, कोर्स तो मिलेगा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस कंडीशन में जैसे ही आपको कभी भी खून को रोकने की बात आती है, सबसे पहले खून रुकने की जरूरत कब होती है? जब मरीज में इंजरी होती है। चलो साहब, इंजरी के बाद में, ये इंजरी पहला स्टेप है। दूसरे नंबर पे क्या होगा? हमारे ब्लड में एक WBC है जिसका नाम है बेसोफिल, और वो बेसोफिल जब टिश्यू में पहुंचती है तो कहलाती है प्यारे दोस्तों मास्ट सेल। मास्ट सेल एक केमिकल मीडिएटर रिलीज करती है जिसका नाम है सीरोटोनिन। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट एक केमिकल मीडिएटर है सीरोटोनिन। हाँ, ये जो सीरोटोनिन है ये करवाएगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसने क्या करवाया सर? इसने करवाया वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया। और मुझे बताओ कि जो चोट का घाव था उस घाव की दीवारों को थोड़ा नजदीक लाए। इतना बड़ा घाव था तो और छोटा किया, अरे उतना बड़ा घाव था तो उसको छोटा किया तो थोड़ा ब्लीडिंग कम हुआ। हाँ, इसके अलावा ये क्या करता है? सीरोटोनिन, ध्यान रखिएगा। अरे दूसरे नंबर पे सीरोटोनिन ने करवा दिया वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तीसरे नंबर पे ये सीरोटोनिन करवाता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करवाता है, यानी प्लेटलेट को कहता है, अरे प्लेटलेट सुनना। हाँ, इसने बोला सुना ना कि जहां चोट लगी है वहां आके जम जा, ताकि क्या नहीं होगा? खून खराबा ज्यादा नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले नंबर पे इंजरी होना जरूरी है वरना खून नहीं रुकेगा। दूसरे नंबर की कंडीशन, विंडो पे जल्द आएगा बेटा, आएगा तब बता देंगे। दूसरे नंबर पे सीरोटोनिन ने वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, इसके अलावा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनवाया। ये चीज करने के बाद क्या ये परमानेंट जुगाड़ हो गया? नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये पहले नंबर फोटो का डायग्राम आपके सामने ऐसा दिख रहा है, ये देखो स्टेप नंबर 1 में देखो खून 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 खून, ये पहले नंबर फोटो है। सर दूसरे नंबर के फोटो में क्या हुआ कि ये जो पोर्शन थे वो थोड़े नजदीक आ गए, जिसके कारण अमाउंट ऑफ ब्लड कम पड़ गया। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, जैसे ही प्लेटलेट, ये दूसरे नंबर का डायग्राम है, और तीसरे नंबर का डायग्राम आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर का डायग्राम में आपके अंदर क्या जम चुकी है? प्लेटलेट जम गई। तीसरे नंबर के डायग्राम में यहां आपके कौन जम गई? प्लेटलेट जम गई। और प्लेटलेट जम गई तो अब मुझे बताओ क्या बाहर खून निकल रहा है? नहीं। इससे ज्यादा मैं ये नीट एंड क्लीन नहीं पढ़ा सकता। पहले नंबर पे देखो चोट लगी, इतना खून निकल रहा है, ये बहुत जूम करके बताया है। चाहे निडल प्रिक हुई और चाहे पूरी आर्टरी काट दी, कुछ भी हुआ, उसके बाद वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ अपनी औकात के अनुसार। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी कंडीशन में प्लेटलेट जम गई। ये प्लेटलेट जमने के बाद खून रुक चुका है। प्लेटलेट जमने के बाद खून रुक चुका है। अब आपको बताया, अपन तो भारतीय हैं कि जब तक कंफर्म नहीं कर लेते तब तक मजा नहीं आता। अपन तो वो इंसान है, जब यूरिन रुकता है तो भी एक बार जोर लगा के चेक करते हैं पूरा खाली हुआ कि अभी तक टंकी में कुछ है। तो अपने जैसे ही मान लो कि मेरे यहां निडल प्रिक हुई, खून रुक गया, रुकते ही मैं हूं आदत से मजबूर। अब इसको दबाओगे, दबा के कंफर्म करोगे कि क्या रुका या नहीं रुका। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, दबाते ही प्लेटलेट उड़ जाएगी, खून निकल जाएगा। फिर अपन बोलेंगे अरे यार अभी पूरा तो नहीं रुका, अभी पूरा तो नहीं रुका। ये जो आपके बोर्ड पे बनाया गया जो डायग्राम है, इट इज ए ब्लीडिंग स्टेप। ये ब्लीडिंग स्टेप है जिसमें प्लेटलेट का रोल था। ये पूरा ब्लीडिंग स्टेप है जिसके अंदर प्लेटलेट का रोल देखने को मिल रहा था। किसका देखने को मिला? प्लेटलेट का। और ये बोर्ड पे बनाया गया डायग्रामेटिक चीजें, इसको बीटी टाइम कहते हो। इसको क्या बोलोगे? ब्लीडिंग टाइम बोला जाता। अब इससे अगला जो स्टेप आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने ये तीसरा डायग्राम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तीसरे के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको बोलते हो कोयागुलेशन। अरे उसे क्या बोला जाता है? कोयागुलेशन। कोयागुलेशन का मतलब क्लोट फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फाइनली अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्लोट फॉर्मेशन नहीं हुआ था। अब आपको क्लोट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इतनी देर आपने कोई क्लोट फॉर्मेशन नहीं किया था। अब क्लोट फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? सर हमें क्लोट फॉर्मेशन के लिए चाहिए क्लोटिंग फैक्टर। क्लोट फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा सर, हमें चाहिए क्लोटिंग फैक्टर। और क्लोटिंग फैक्टर की संख्या कितनी है? 13। अरे ध्यान रखिएगा, क्लोटिंग फैक्टर की संख्या कितनी है? 13 है। फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, लेबाइल है,
अरे ध्यान रखिएगा, लेबाइल देखने को मिलता है, इसके बाद में स्टूट पावर देखने को मिलता है, स्टेबल देखने को मिलता है, एंटी इमोपेलिक होता है, क्रिस्मेस्टिक होता है। अरे ध्यान रखिएगा, स्टूट पावर होता है, हेगमान होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। अरे ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कौन सा देखने को मिलता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के 13 क्लोटिंग फैक्टर आपके सामने है। कितने? 13 क्लोटिंग फैक्टर है, जिनको अपन यूज लेंगे और काम लेंगे। अब मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब करूं तो 13 क्लोटिंग फैक्टर, ऑल क्लोटिंग फैक्टर मेड अप बाय प्रोटीन, ऑल क्लोटिंग फैक्टर स्टोरेज इन लीवर, ऑल क्लोटिंग फैक्टर आर प्रोटीन एक्सेप्ट फोर्थ नंबर कैल्शियम में जो आयन है, सारे क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन के बने होते हैं। तो जिस व्यक्ति में प्रोटीन की कमी होगी उसमें क्लोटिंग फैक्टर की कमी होगी, और जिसमें क्लोटिंग फैक्टर की कमी होगी उसमें खून खराबा होगा। दूसरा, सारे क्लोटिंग फैक्टर लिवर में स्टोरेज रहते हैं, तो जिस व्यक्ति में लिवर खराब है उसमें खून खराबा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम है, एक आयन है जो क्लोटिंग फैक्टर का टाइप है, तो जिस व्यक्ति में कैल्शियम की कमी होती है उसमें भी खून खराबा होता है। ये आज के स्टार बना करके लिख लीजिएगा। ये अपन ने मोटे मोटे रूप में जानकारियां लिखी। इसके अलावा एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन के। विटामिन के हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले नॉर्मल फ्लोरा की मदद लेकर के अपने आप को सिंथेसिस करता है, जिससे क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 बनते हैं। तो जिस व्यक्ति की आंतों में नॉर्मल फ्लोरा नहीं है उनमें विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होता है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी में नहीं होता है। जिनमें नहीं होता है उनमें 2, 7, 9, 10 नहीं बनते, और जिसमें 2, 7, 9, 10 नहीं बनते हैं उनमें से इन 13 में से 4 की कमी आ गई तो खून खराबा होता है। इसीलिए न्यू बॉर्न बेबी को अपन बाहर से प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये जानकारियां पता चली। हाँ, अब अपन बात करते हैं इससे आगे क्या क्या स्टेप चलते हैं। तो यहां पहला स्टेप आता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर देखने को मिलता है। सबसे पहला क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। ध्यान रखिएगा, जिसको बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज, अरे ये जिसको किसके नाम से बताया जाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज के रूप में बताया जाता है। सर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता कैसे है? तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के लिए आपके और मेरे पास में 2 पाथवे हैं। एक पाथवे कहलाता है जिसको बोला जाता है एक्सटेंसिक पाथवे, एक होता है जिसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिक पाथवे बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, दूसरा होता है जिसको इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। दूसरा होता है जिसको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक पाथवे बताया जाता है। एक है एक्सटेंसिक पाथवे, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे। देखो बहुत डीप में तो मैं आपको बीच में पढ़ाऊंगा जब मेरे पास में समय रहेगा। अभी मेन पॉइंट पढ़ा देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक्सटेंसिक पाथवे की शुरुआत कहां से होती है, इस बात को आपको समझना है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी होती है सर टिश्यू, ध्यान रखिएगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ध्यान रखिएगा, इंजरी हुई, इंजरी की जगह से आपको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिला, और ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन 10 इनएक्टिवेटेड को 10 एक्टिवेटेड में कैल्शियम और 8 की मदद से कन्वर्ट करेगा और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा। मेरे लिए यहां पे 3 सवाल है। एक्सटेंसिक पाथवे की शुरुआत करने वाले पदार्थ का नाम बताओ, तो जवाब दीजिएगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सटेंसिक पाथवे की शुरुआत करने वाले व्यक्तित्व का नाम बताओ, तो सर उसे क्या बोला जाता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक पाथवे के लिए शुरुआत कौन करेगा, सर इंजरी तो चाहिए। हाँ, इंजरी के बाद उसकी एंडोथेलियल वॉल से कोलेजन फाइबर रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर। क्या होते हैं दोस्तों, कोलेजन फाइबर रिलीज होते हैं। और ये कोलेजन फाइबर प्यारे दोस्तों हो, याद रखिएगा, 12 इनएक्टिवेटेड को 12 एक्टिवेटेड में, 11 इनएक्टिवेटेड को 11 एक्टिवेटेड में, 9 इनएक्टिवेटेड को 9 एक्टिवेटेड में, और 10 इनएक्टिवेटेड को 10 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में बना लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अल्टीमेट में आपको बताने की कोशिश करूं कि कोएगुलेशन में सबसे पहला आपने क्या काम किया, सर हमने किया फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। हाँ, एक्सटेंसिक पे वारफेरिन काम कर रहा है, इंट्रिंसिक पे आपका कौन सा काम कर रहा है, तो आपका जवाब देखने को मिलेगा हिपेरिन। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या मेकिंग द प्रोथ्रोम्बिनेज। बनाने के 2 तरीके, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिक में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से शुरुआत हुई और इंट्रिंसिक में कोलेजन फाइबर से शुरुआत हुई। दोनों का मेन मोटो है कि दोनों ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। अब जब आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन चुका है तो बी स्टेप आएगा, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। अरे दूसरा स्टेप क्या देखने को मिलता है, सर दूसरा स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन।
क्या देखने को मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। और ध्यान रखिएगा अब जो कंडीशन आती है कि जो आपके सामने नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान रखिएगा क्या नाम लिख रहा हूं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कौन? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो अगर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आप लोगों ने नहीं बनाया होता, रुक जा बेटा तेरा जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा, मैंने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म एक्सपेक्ट से, किससे क्या भर दिया है? इमित्र से भर दिया है। चलो कोई बात नहीं है, 6 घंटे बाद जाके देख लेना बेटा, अगर वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है तो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने, ठीक है साहब। इसके बाद में सी स्टेप आता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। याद रखिएगा नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। और फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन के लिए आपको बताया जाता है कि ध्यान रखिएगा कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा फिब्रिनोजन, ध्यान रखिएगा फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। कौन करता है? तो थ्रोम्बिन करता है। कौन करता है? थ्रोम्बिन। ध्यान रखिएगा फिब्रिनोजन में ब्लड एक लिक्विड क्वालिटी में था, उसको आपने यहां जेली लाइक में कन्वर्ट कर दिया, उसको आपने जेली लाइक में कर दिया, लेकिन ये लूज जेली है, ये आपके सामने लूज जेली है, ये आपके सामने लिक्विड ब्लड था, यहां आपके सामने लिक्विड ब्लड था, लिक्विड ब्लड को आपने लूज जेली लाइक ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट आपके सामने स्टेप देखने को मिलता है कि 13 नंबर क्लोटिंग फैक्टर आता है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 13, जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। क्या नाम है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। और ये जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है ये कहता है कि मैं आपके लूज क्लोट को टाइट क्लोट में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा? टाइट क्लोट में कन्वर्ट करूंगा। तो जो लूज था वो अब टाइट हो गया, अब चाहिए पत्थर गिरा दो वो जगह तो खून नहीं निकलेगा। तो अब मेरे साथ में एक बार रिवीजन करें बिना किसी परेशानी के। जैसे कि मान लो कि छोटे से छोटा निडल प्रिक होना, बड़े से बड़ा तलवार से काट देना, स्टेप सब में सेम है, औकात सब में सेम है, रुके नहीं रुके अलग बात है। आपने नीडल प्रिक की मतलब इंजरी हो गई, इंजरी होते ही सबसे पहले क्या होगा सर? इंजरी होते ही ब्लड वेसल्स में दौड़ने वाला सीरोटोनिन वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। अरे ब्लड वेसल्स में दौड़ने वाला सीरोटोनिन कहां से आया? डब्ल्यूबीसी की बेसों से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि खून खराबा रोकने के लिए पहले प्लेटलेट चाहिए या डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी। अरे ध्यान रखो प्लेटलेट तो यहां आ रही है, उससे पहले डब्ल्यूबीसी। और कौन सी डब्ल्यूबीसी? तो बेसोफिल जब टिश्यू में जाती है तो मास्ट सेल कहलाती है, और मास्ट सेल से सीरोटोनिन आता है। मास्ट सेल से ही नेचुरल हिपेरिन भी आता है, लेकिन मास्ट सेल से जो सीरोटोनिन यानी डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है खून खराबा रोकने के लिए। अब ध्यान रखिएगा ये जो सीरोटोनिन है इसने वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया तो थोड़ा खून की ब्लीडिंग की स्पीड धीरे पड़ी। अरे स्पीड धीरे पड़ी या नहीं पड़ी है। ध्यान रखिएगा क्लोटिंग फैक्टर तो 12 होते हैं बेटा, नींद से जाके मुंह धो 13 हो जाएंगे भगवान की कसम। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ये सीरोटोनिन ने वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराया तो जो फ्लो कम पड़ा है, रुका नहीं है। प्लेटलेट का प्लग बना है, प्लेटलेट के प्लग की जगह एक और नाम आता है फैक्टर जिसका नाम है वॉन विल ब्रेंट फैक्टर। वॉन विल ब्रेंट हमारे बॉडी के ब्लड में दौड़ने वाला पदार्थ है जो प्लेटलेट को स्टिमुलेट करके एग्रीवेट करवाता है, जिससे थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई आपने मान लो कि मेरे घर से पानी का पाइप है उससे खून बह रहा था या पानी बह रहा था, तो उसमें मैंने टेम्परेली अखबार डाल के जुगाड़ किया है, पूरा अभी प्लास्टर नहीं करवाया है। तो टेम्परेली प्लेटलेट जमी तो एक बार के लिए ब्लीडिंग रुक गई, ये वोट पे बना गया, तमाम स्टेप ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। क्लियर है? अब इसके बाद मुझे करना पड़ेगा कोयागुलेशन यानी क्लोट फॉर्मेशन, और क्लोट फॉर्मेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लोटिंग फैक्टर जिनकी संख्या होती है 13। अरे क्लोटिंग फैक्टर जिनकी संख्या कितनी होती है? 13 देखने को मिलती है। और अगर अपन बात करते हैं 13 नंबर क्लोटिंग फैक्टर, टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर, ये सब कुछ किसके हैं? प्रोटीन के हैं, एक को छोड़ के जिसका नाम है कैल्शियम, चौथा नंबर। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये क्लोटिंग फैक्टर कहां से आते हैं? लीवर से। स्टोरेज कहां रहते हैं? लीवर में। यहां तक कोई समस्या नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट याद रखिएगा विटामिन कोई है क्या जो क्लोटिंग फैक्टर बनाता है? हाँ, 2, 7, 9, 10 बनाने का काम करता है विटामिन के।
अब प्यारे दोस्तों, सबसे पहला मुझे चाहिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, या जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, यानी फॉर्मेशन ऑफ पीए। और पीए का फॉर्मेशन करने के लिए दो पाथवे चलाऊंगा शरीर में, एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक। सवाल याद करना, एक्सटेंसिक की शुरुआत करता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंट्रेंसिक की शुरुआत करता है कोलेजन फाइबर। दोनों के द्वारा ध्यान रखिएगा, इसमें घूमेगा नहीं, इसमें डायरेक्ट बन जाता है। मैं डीप में आपको बेच में पढ़ूंगा कभी। यहां इंजरी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 10 इनएक्टिवेटेड गया एक्टिवेटेड में, और कैल्शियम और 8 के साथ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। इधर जब मैं आपको इंट्रेंसिक बताऊंगा तो बताऊंगा इंजरी हुआ, कोलेजन फाइबर आया, 12 इनएक्टिवेटेड, 12 एक्टिवेटेड में, 11 इनएक्टिवेटेड, 11 एक्टिवेटेड में, 9 इनएक्टिवेटेड, 9 एक्टिवेटेड में, 10 इनएक्टिवेटेड, 10 एक्टिवेटेड में, और कैल्शियम और 8 के साथ में मिलकर के क्या बना दिया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। कान के कपाट खोलो, सीधा याद करो, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। ठीक है, बनते ही अगले नंबर पे बनाओ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। अब फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अगर तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं आता तो क्या तुम्हारे अंदर थ्रोम्बिन बनता? नहीं। तुम्हारे अंदर थ्रोम्बिन नहीं बनता तो क्या फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता? नहीं। फिब्रिनोजन की जगह लिक्विड ब्लड है, इसको जेली लाइक ब्लड में कन्वर्ट किया, यानी अब खून का वहां गाढ़ापन होने लगा इंजरी की जगह पे। क्या टाइट क्लोट बना? क्या नहीं। ये वापस से 1-2 दिन में ब्लीड करा सकता है, लेकिन अगर फैक्टर नंबर 13 आ गया, जिसका नाम ही है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, ये रहा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग का मतलब स्टेबल करो एजेंट, तो इस लूज क्लोट को टाइट क्लोट में कन्वर्ट करने का काम कर दिया। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को अपन ने टाइट क्लोट बना, और ये क्लोट बन चुका है। बोलो सांवरिया सेठ की जय।